संसद के आखिरी दिन राज्यसभा में हुए हंगामे के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने। विपक्ष जहां मार्च निकालते हुए सरकार पर हमला करती नजर आई, वहीं सरकार की तरफ से पलटवार किया गया और 8 मंत्रियों ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, मुख्तार अब्बास नकवी, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, अनुराग ठाकुर, अर्जुन मेघवाल, वी मुरलीधरन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरकार ने विपक्ष पर 8 बड़े हमले किए और हमले करते हुए कहा कि पहले से ही सत्र को बर्बाद करने का विपक्ष तय कर चुका था, इसलिए सदन में काम नहीं करने दिया। कोरोना, महंगाई, कृषि बिल पर सरकार चर्चा को तैयार थी, विपक्ष पेगासस पर अड़ा रहा। 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार ने दर्जनों बिल बिना चर्चा के पास किए। हमने चर्चा कराने की कोशिश की। जिन 6 सांसदों को सस्पेंड किया गया था, वो शीशा तोड़कर सदन में आना चाहते थे। इस दौरान महिला मार्शल को चोट लगी। 9 अगस्त को टेबल पर चढ़कर हंगामा किया। रूल बुक को चेयर की तरफ फेंका गया। ये एक गंभीर हमला था। विपक्ष की महिला सांसदों ने ही लेडी मार्शल के साथ धक्का मुक्की की। वीडियो फुटेज में साफ है। कोई भी बाहरी सुरक्षा कर्मी सदन में नहीं आए। सिर्फ 30 सुरक्षा कर्मी जो सदन के ही हैं, वो मौजूद थे। विपक्ष सिर्फ अपनी बात कहने और डिवीजन के वक्त शांत रहा, बाकी पूरे समय हंगामा किया गया और चेयर का अपमान किया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष ने मॉनसून सत्र के दौरान संसद से सड़क तक अराजकता फैला कर रखी। विपक्ष को चाहिए कि वो देश से माफी मांगे। देश की राजधानी दिल्ली में आज कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष के नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान संसद भवन से लेकर विजय चौक तक मार्च निकाला गया, जिसमें राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेता शामिल हुए। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने सहित कई मुद्दों को लेकर यह मार्च निकाला गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कई अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने पेगासस जासूसी मामला, केंद्रीय कृषि कानूनों और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, हमने सरकार से पेगासस पर बहस करने के लिए कहा, लेकिन सरकार ने पेगासस पर बहस करने से मना कर दिया। हमने संसद के बाहर किसानों का मुद्दा उठाया, संसद के अंदर हमें बोलने नहीं दिया गया। ये देश के लोकतंत्र की हत्या है। राहुल गांधी ने यह भी कहा, राज्यसभा में पहली बार सांसदों की पिटाई की गई, बाहर से लोगों को बुलाकर और नीली वर्दी में डालकर सांसदों से मारपीट की गई। राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष की करीब 15 पार्टियों ने संसद भवन से विजय चौक तक ये मार्च निकाला। संसद भवन में मौजूद गांधी स्टैच्यू के पास से ये मार्च निकाला गया। इस साझा मार्च के बाद कई नेताओं ने राज्यसभा चेयरमैन एम वेंकैया नायडू से मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सभी को संबोधित करते हुए स्वयं सेवक समूह के लिए 1625 करोड़ रुपए का फंड रिलीज किया। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों के 7500 सदस्यों को बीज के लिए 25 करोड़ रुपए जारी किए गए, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की PMFE योजना के तहत दी जा रही है। महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना में जिस प्रकार से हमारी बहनों ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से देशवासियों की सेवा की, वो अभूतपूर्व है। मास्क और सैनिटाइजर बनाना हो, जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाना हो, जागरूकता का काम हो, हर प्रकार से आपकी सखी समूहों का योगदान अतुलनीय रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज 42 करोड़ से अधिक जनधन बैंक खाते हैं, जिनमें से 55% महिलाओं के नाम पर है। इन खातों में हजारों करोड़ हैं। हमने न सिर्फ बैंक खाते खोले बल्कि कर्ज भी आसान किया। उन्होंने आगे कहा, जब हमारी सरकार आई तो हमने देखा कि देश की करोड़ों बहनें ऐसी थी जिनके पास बैंक खाता तक नहीं था, जो बैंकिंग सिस्टम से कोसों दूर थी। इसलिए हमने सबसे पहले जनधन खाते खोलने का बहुत बड़ा अभियान शुरू किया। स्वयं सहायता समूहों के काम को प्रधानमंत्री मोदी ने आज सराहा और साथ ही 1600 से ज्यादा करोड़ का फंड रिलीज करके उनको प्रोत्साहन भी दिया है। उम्मीद यही है कि आगे इससे नई दिशा और दशा मिले। पार्टी नेताओं और खुद के अकाउंट को ट्विटर द्वारा ब्लॉक किए जाने के बाद राहुल गांधी सरकार पर ज्यादा हमलावर नजर आए। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स को जरिया बनाया। उधर प्रियंका गांधी ने भी ट्विटर पर ही ट्विटर के खिलाफ हमला बोल दिया। दिल्ली में एक 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार फिर हत्या के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उसके परिवार से मुलाकात की थी। इस मुलाकात की तस्वीर राहुल गांधी ने ट्विटर पर साझा की थी। इसी के बाद राहुल गांधी का अकाउंट पहले सस्पेंड हुआ और बाद में लॉक कर दिया गया। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के कई अन्य नेताओं का भी अकाउंट लॉक किया गया। इसके अलावा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट भी लॉक कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर लिखा,
अगर किसी के प्रति दया या सहानुभूति दिखाना क्राइम है तो मैं अपराधी हूँ। अगर रेप मर्डर पीड़ित के लिए न्याय मांगना गलत है तो मैं दोषी हूँ। उधर पार्टी महासचिव और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने भी राहुल गांधी की फोटो अपने ट्विटर अकाउंट की प्रोफाइल पर लगा ली है। ट्विटर पर हमला बोलते हुए प्रियंका गांधी ने लिखा, कांग्रेस के इतने नेताओं के अकाउंट बंद करके ट्विटर ने लोकतंत्र की हत्या के लिए बीजेपी के संग साठगांठ कर ली है। जाहिर है मामला देश की सबसे पुरानी पार्टी पर कार्रवाई से जुड़ा हुआ था, तो बवाल तो होना ही था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों केंद्र सरकार पर हमलावर हैं और ट्विटर पर सरकार से मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन क्या ये कांग्रेस का विक्टिम कार्ड देश की जनता तक उनका मैसेज कन्वे कर पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। राजस्थान में गहलोत सरकार ने स्कूल खोलने को लेकर आज बड़ा फैसला किया है। इस फैसले के तहत सरकारी और निजी स्कूलों के 9वीं से 12वीं और इसके अलावा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और कोचिंग संस्थानों को 1 सितंबर से खोलने का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मंत्री समूह ने प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन अध्यापन गतिविधियां शुरू करने के लिए की गई सिफारिशों का अनुमोदन कर दिया है। गहलोत के निर्णय के बाद गृह विभाग ने शैक्षणिक संस्थानों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह विभाग द्वारा जारी एसओपी के मुताबिक कक्षाएं केवल 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगी। वहीं कोरोना की रोकथाम के लिए जो भी प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए हैं उसको सभी शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। कोटा में सेना की वर्दी में धरा गया चोर। गिरफ्तार युवक नामदेव कटनी मध्य प्रदेश का रहने वाला है और वो रेलों में चोरी किया करता था। इसी दौरान उसके हाथ में कुछ ऐसे पर्स लगे जिनके अंदर सैन्य अधिकारियों की आईडी थी। यहीं से नामदेव ने एक शातिर चाल चली और आईडी में काट छांट करके अपने नाम से सैन्य अधिकारी की आईडी बना ली और आर्मी कैंटीन के पास भी बनवा लिए। अक्सर वो वर्दी झाड़ने के लिए वर्दी में रहने लगा और उसने अहमदाबाद से सूबेदार स्तर के सेना के अधिकारी की कई वर्दियां खरीदकर स्टार भी खरीद लिए और उन पर लगा दिए। इस दौरान वो अपने आप को जम्मू में पोस्टेड लेफ्टिनेंट बताने लगा और कई युवतियों से उसकी चैटिंग भी उसके पास से बरामद मोबाइल फोन से पुलिस को बरामद हुई है। बहरहाल पड़ताल में पता चला है कि उसके खिलाफ रेलों में चोरी के कई प्रकरण पहले से दर्ज है। वो जेल भी जा चुका है और उस पर जुर्माने भी हो चुके हैं। लेकिन उसके पास से आर्मी इंटेलिजेंस और पुलिस की पड़ताल में कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट भी मिले हैं जो कि जम्मू और श्रीनगर के हैं। साथ में उसके पास से मिली कई देशों की विदेशी मुद्रा भी जांच का विषय है। बीकानेर जिला कलेक्टर नमित मेहता कोशिश कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की ग्राउंड रियलिटीज का सही फीडबैक मिल जाए, जिससे सरकार की योजनाओं का सही क्रियान्वयन भी हो, साथ ही साथ ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण भी समय पर हो सके। इसके लिए फील्ड विजिट तो होती ही रहती है, लेकिन अब ई मित्र प्लस के माध्यम से आज जिला कलेक्टर ने 27 गांवों के सरपंचों और अन्य प्रतिनिधियों से संवाद कर वहां की स्थिति जानी। इस दौरान सरपंचों ने ज़्यादातर मामलों में सड़कों और बिजली की समस्याओं को लेकर अपनी बात रखी। जिला कलेक्टर ने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि इस तरह के संवाद के जरिए हम दूर दराज के गांवों से भी फीडबैक लेवें और वहां के सरपंचों से लगातार संपर्क में रहें, जिसके चलते सरकार की योजनाएं सही ढंग से फील्ड में उतारी जा सकें, मूर्त रूप ले सकें, यही कोशिश है। दरअसल कोरोना के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से वीसी का उपयोग किया था और वीसी के जरिए लगातार जिलों के कलेक्टर सहित अन्य लोगों से संवाद किया था, उसका खासा सकारात्मक परिणाम भी रहा था। ऐसे में अब जिला कलेक्टर्स भी अपने स्तर पर इस तरह की कोशिश कर रहे हैं और निश्चित तौर पर ये एक अच्छा प्रयास है, जिससे समय की बचत तो होती है, साथ ही साथ गाँवों की समस्याएं साफ तौर पर सीधे जिले के मुखिया तक पहुँच पाएंगी। 6 वर्षीय मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले दरिंदे को अजमेर की पॉस्को कोर्ट संख्या 1 ने सुनाई अंतिम सांस तक उम्र कैद की सजा, 50,000 का लगाया अर्थदंड। अजमेर के पुष्कर थाना क्षेत्र की एक 6 वर्षीय मासूम के साथ हुई दरिंदगी के मामले में विशेष न्यायालय पॉस्को कोर्ट संख्या 1 के द्वारा अहम फैसला सुनाया गया और आरोपी को दोषी मानते हुए अंतिम सांस तक उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जानकारी देते हुए लोक अभियोजक रूपेंद्र परियार ने बताया कि पुष्कर थाने का 15 मार्च 2021 का मामला था, जिसमें 6 वर्षीय मासूम के साथ उसी के गाँव के रहने वाले चिन्हराम के द्वारा पानी पिलाने के बहाने टंकी के पास ले गया और एकांत जगह पर ले जाने के बाद उसका फ़ायदा उठाते हुए मासूम को अश्लील वीडियो दिखाकर उसके साथ गलत काम किया। परिजनों के द्वारा पुष्कर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस ने 36 घंटे में ही चार्जशीट पेश कर दी और न्यायालय ने अपना कार्रवाई करते हुए आरोपी चिन्हराम को आज अंतिम सांस तक उम्र कैद की सजा सुनाई और 50,000 रुपये की अर्थदंड से दंडित भी किया। वहीं मामले में 21 दस्तावेज और 13 गवाह पेश किए गए, जिनके आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई। मार्च महीने के पुष्कर थाने का क्षेत्र का है मामला। पुलिस ने 36 घंटे में ही चार्जशीट की थी पेश, 21 दस्तावेज और 13 गवाहों के दम पर सुनाई गई सजा। उदयपुर एसीबी की स्पेशल यूनिट ने पाली जिले में बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। पाली जिले के
बाला पटवार हलके के पटवारी घेवर चंद को 15,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। दरअसल आरोपी पटवारी ने परिवादी से उसके भूखंड का नामांतरण खोलने की एवज में रिश्वत की मांग की थी। एसीबी उदयपुर की स्पेशल यूनिट ने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पाली जिले की बाला पटवार मंडल के पटवारी को 15,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों ट्रैप कर लिया। दरअसल आरोपी पटवारी घेवरचंद ने एक परिवादी से उसके भूखंड का नामांतरण खोलने की एवज में रिश्वत की मांग की थी। एसीबी स्पेशल यूनिट की टीम ने आज इस मांग का सत्यापन कराया और फिर आरोपी पटवारी को 15,000 की रिश्वत लेते ट्रैप कर लिया। फिलहाल एसीबी की टीम आरोपी पटवारी से कड़ी पूछताछ कर रही है। इस पूरी कार्रवाई को उदयपुर एसीबी स्पेशल यूनिट के एडिशनल एसपी उमेश ओझा के निर्देशन में अंजाम दिया गया। एसीबी की टीम लगातार आरोपी से पूछताछ कर रही है और संभव है कि उसके हाउस सर्च और दूसरे ठिकानों की सर्च में कुछ अहम दस्तावेज और जानकारियां एसीबी को हाथ लगें। एक तरफ कोरोना के अलग अलग वेरिएंट का खतरा है, तो वहीं दूसरी तरफ कोशिशें हैं जिनसे कोरोना के संक्रमण को कम करने के दावे किए जा रहे हैं। वैक्सीन की मिक्स करने की टेक्निक भी एक तरीका है। जहां नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है, ऐसे में दुनिया भर में कोविड वैक्सीन की मिक्सिंग के पक्ष में एक लहर चल रही है। पिछले साल जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी, तब WHO ने सलाह दी थी कि 2 अलग अलग वैक्सीन की डोज को मिक्स नहीं करना चाहिए। ऐसा करना खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि इस पर कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन संकट इतना बड़ा था कि खतरों के बावजूद कई देशों ने वैक्सीन के कॉकटेल का ट्रायल किया। कई देशों में हुए वैक्सीन मिक्सिंग के ट्रायल के बाद कोई मेजर साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिले और अब भारत ने भी वैक्सीन मिक्सिंग की स्टडी को मंजूरी दे दी है। ANI की खबर के मुताबिक ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन की दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन की स्टडी और क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी है। ऐसा माना जा रहा है कि ये ट्रायल वेलोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में किया जाएगा। स्टडी में ये भी सामने आया है कि एक एडिनोवायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म आधारित वैक्सीन और एक इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन का मिक्स दिया जाना न केवल सुरक्षित है बल्कि इससे ज्यादा बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित होती है। इस स्टडी का उद्देश्य वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभावकारिता का असेसमेंट करना है। ICMR, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने पहले ही एक छोटी सी स्टडी में प्रूव कर दिया था कि ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड के मिक्स डोज करने से एकदम सुरक्षित हैं, कोई सिक्योरिटी है, कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है और इन्होंने साफ साफ ये दावा किया था कि इससे रिजल्ट्स बेटर ही मिलेंगे।